हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम ग्रामर का एक टॉपिक लेंगे, वाक्य तथा वाक्य के प्रकार। अगले एक वीडियो पीरियड में हम लोगों ने वाक्य के प्रकार लिए थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हम लोगों ने शुरू किया था। तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लेंगे। हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार के अंदर विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य यानी जिस वाक्य में कार्य होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रियोदा सेवाभावी था, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। तो इसमें विधान हकारात्मक भाव बताया गया है, इसलिए इसे विधानवाचक वाक्य भी कहा जाता है। सेकंड नंबर, निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के न होने या न करने का बोध हो, जिस वाक्य में कार्य के न होने या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। सेकंड नंबर, मरना मुझे कठिन नहीं लगता। थर्ड नंबर, वह घर नहीं जाएगा। थर्ड नंबर, वह घर नहीं जाएगा। तो नहीं, देखो, नहीं खाऊंगा, नहीं लगता और नहीं जाऊंगा, यहाँ नकारात्मक अर्थ दिया गया है और इसीलिए इसे निषेधात्मक अथवा निषेधवाचक वाक्य भी कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड नंबर, प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। इसके अंदर प्रश्नवाचक वाक्य में यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि अवयव का प्रयोग होता है, तो इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके अंदर, इस नगरी का राजा कौन है। इसमें कौन, राजा का नाम क्या है, राजा का नाम क्या है, कौन, क्या, कौन, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ, इसकी बकरी कैसे मरी, कैसे, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई, क्यों, आप किस लिए वहाँ जाया करते हैं, किस लिए। तो इस प्रकार ये प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक अवयव का प्रयोग करते हुए बनाए जाते हैं। फोर्थ नंबर, विस्मयादिवाचक वाक्य। यदि वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो तो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग। उदाहरण में, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग। ओ, यह क्या हो गया। वाह कितना सुंदर घर। यह है विस्मय, उद्गार, विस्मय पैदा करते हैं, आश्चर्यचकित, आश्चर्य पैदा करते हैं, उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। तो विस्मय मतलब विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव व्यक्त करने के लिए विस्मयादिवाचक, विस्मय उद्गारवाचक वाक्य, उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्गार, विस्मय। तो आगे फिफ्थ वन, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि अभिव्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। सेकंड नंबर, गुरुजी आ जाए तो अच्छा है। थर्ड, भगवान करे तुम सफल हो। फोर्थ, जा तुझे नरक में भी जगह न मिले। इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि भाव इन चारों वाक्य में अभिव्यक्त किए गए हैं और इसीलिए इसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। आगे देखते हैं सिक्स्थ नंबर, यहाँ से बाकी था संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण, संभवतः आज वर्षा होगी। संभावना, होगी, हुई ऐसा नहीं, होगी संभावना व्यक्त की गई है। संभवतः आज वर्षा होगी। सेकंड नंबर, लगता है
मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, लगता है, संदेह है, लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। आगे, अब तक वह सो गया होगा, अब तक वह सो गया होगा, सोने की संभावना हो सकती है, संदेह कि सो गया होगा, तो इसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण दिया गया है, संभवतः आज वर्षा होगी। सेकंड, लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। थर्ड नंबर, अब तक वह सो गया होगा, तो संदेह व्यक्त किया गया है। वो घर पहुंच गया होगा, शंका, पहुंच गया होगा, बराबर। तो संभावना, आज बारिश, लगता है आज बारिश होगी, संभवतः आज बारिश नहीं होगी, संभावना है नहीं होगी। तो इस प्रकार संभावना व्यक्त की गई हो या संदेह व्यक्त किया गया हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। 7 नंबर, संकेतवाचक वाक्य। 7 नंबर है संकेतवाचक वाक्य। देखते हैं, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखो फिर से, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो उदाहरण, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। सफलता का आधार किसके ऊपर है? परिश्रम के ऊपर। तो परिश्रम, तो क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करता है, सफलता मिलेगी, लेकिन कब, किसके ऊपर निर्भर करती है सफलता? तो परिश्रम के ऊपर। समझ में आया? ये दूसरे पर निर्भर करती है। सफलता किसके ऊपर निर्भर करती है? तो परिश्रम के ऊपर, बराबर। तो परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। आगे देखते हैं, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। फसल, बराबर, खेत में फसलें भी अच्छी तरह से उगेगी। तो फसल का आधार किसके ऊपर है? अच्छी वर्षा के ऊपर। बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, बराबर। मतलब फसल अच्छी होगी, ये किसके ऊपर आधार रखती है? तो वर्षा के ऊपर, बारिश के ऊपर। यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। यदि मौसम ठीक रहा हम घूमने जाएंगे। घूमने जाने का आधार किसके ऊपर है? तो मौसम ठीक रहने के। मौसम ठीक रहेगा तो ही हम घूमने जाएंगे, नहीं तो नहीं। घूमने जाना ये क्रिया का आधार मौसम ठीक रहेगा तो, बराबर, इसके ऊपर आधार रखता है। तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। 1 नंबर, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, मंजूरी, परमिशन या विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। तो देखते हैं, जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं, बिस्ती को निकालो, आज्ञा दी गई, बिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ, आज्ञा, बिस्ती को निकालो और कसाई को लाओ, आज्ञा दी गई। तुम जा सकते हो, अनुमति दी गई, तुम जा सकते हो, अनुमति दी गई है, तुम जा सकते हो। कृपया मेरी सहायता कीजिए, प्रार्थना की गई है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। आगे तो देखो, ये सिर्फ प्रार्थना का भाव है। यहाँ मत बैठो, निर्देश, आदेश दिया, निर्देश यानी कि आदेश। यहाँ मत बैठो, निर्देश दिया गया है, यहाँ मत बैठो। तो जिस वाक्य में, फिर से, जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण फिर से लेते हैं, बिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ, ये आज्ञा है। तुम जा सकते हो, अनुमति दी गई है। कृपया मेरी सहायता कीजिए, प्रार्थना। यहाँ मत बैठो, निर्देश। चुप रहो, आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया है, बराबर।
इसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। तो हम लोगों ने विद्यार्थी मित्रों ये सारे जो अभी वाक्य का प्रकार पढ़े वो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य 8 प्रकार है। 1 विधानवाचक वाक्य, 2 निषेधवाचक वाक्य, 3 प्रश्नवाचक वाक्य, 4 विस्मयादिवाचक वाक्य, 5 इच्छावाचक वाक्य, 6 संकेतवाचक वाक्य, 7 संदेहवाचक वाक्य और 8 आज्ञा या विधिवाचक वाक्य। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। तो रचना या स्वरूप की दृष्टि से देखो, रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार है। रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार है। 1 सरल या साधारण वाक्य। फर्स्ट वन सरल या साधारण वाक्य। तो सरल या साधारण वाक्य में देखते हैं फर्स्ट वन, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण जैसे पिताजी पार्क में बैठे हैं, इसमें पिताजी उद्देश्य है, पार्क में बैठे हैं ये विधेय है। विधान में पिताजी उद्देश्य है और पार्क में बैठे हैं ये विधेय है और उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण सरल वाक्य में एक वाक्य ही होता है। सरल वाक्य में सिर्फ एक ही वाक्य होता है। वाक्य के निर्देश में कर्ता का विस्तार तथा विधेय में क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। देखो सरल वाक्य में फिर से लेते हैं। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है। कितना? एक ही वाक्य होता है। तो वाक्य के अंदर उद्देश्य में कर्ता का विस्तार, 2 कर्ता और कर्ता का विस्तार ये कर्ता कैसा है। सेकंड नंबर विधेय में क्रिया और क्रिया का विस्तार, फिर कर्म और कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट वन, भार्गव ने पढ़ा। कर्ता और क्रिया 2 ही है। भार्गव ने पढ़ा, भार्गव करता है और पढ़ा ये क्रियापद है। सेकंड नंबर, भार्गव पढ़ रहा है, भार्गव कर्ता बराबर, पढ़ रहा है क्रिया का विस्तार। थर्ड नंबर, पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है, पड़ोस में रहने वाला ये कर्ता का विस्तार है। भार्गव करता है और ये कर्ता का विस्तार। और क्रिया पढ़ रहा है, पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है। 4 नंबर, भार्गव ने पुस्तक पढ़ी, भार्गव कर्ता, कर्म पुस्तक और पढ़ी क्रिया बराबर। आगे देखते हैं। भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी, भार्गव कर्ता, पिताजी को पुस्तक दी, कर्म और कर्म क्रिया, कर्म उस पिताजी को पुस्तक दी, देने की क्रिया हुई बराबर। आगे कर्म क्रिया, पिताजी को भी कर्म, पुस्तक ये भी कर्म और दी एक क्रियापद। 6th वन, भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी। चलो भार्गव इसमें कर्म का विस्तार, प्रिय मित्र और कर्म का विस्तार, क्या दिया तो पुस्तक, कर्म का विस्तार और कर्म पुस्तक भी देने की क्रिया हुई बराबर। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो और उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी पार्क में बैठे हैं, सिंपल वाक्य, सादा वाक्य। विधान में पिताजी ये उद्देश्य है और बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं ये विधेय है, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। चलो नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य, सेकंड वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कि 2 अलग अलग वाक्य है, उसे जोड़ते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो हम देखते हैं पहले अपने टेक्स्ट बुक में से, जिस वाक्य में 2 उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं और वो 2 उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे समुच्चय या संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, देखो फिर से एक वाक्य, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, बीच में क्या आया तो और, मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो। वाक्य में 2 उपवाक्य है एवं और ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं, अतः निर्देशित विधान संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जितने उपवाक्य होते हैं
वे स्वतंत्र होते हैं। दो अलग अलग वाक्य होते हैं, उन दो अलग अलग वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा जाता है, उसे समुच्चय संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो उदाहरण देते हैं, मैं सत्य केतु हूँ, फर्स्ट वन, मैं सत्य केतु हूँ। पत्नी है कामना, बीच में कौन सा अव्यय आया? तो समुच्चय बोधक अव्यय और आया। सेकंड, आपको सत्य बोलना चाहिए, फर्स्ट वन, आपको सत्य बोलना चाहिए। वह अप्रिय न हो, परंतु, बीच में कौन सा अव्यय आया? समुच्चय बोधक अव्यय है परंतु, परंतु वह अप्रिय न हो। थर्ड नंबर, तुम नहीं जा सके तो बेटे को भेज देते। थर्ड नंबर में तुम नहीं जा सके तो बेटे को भेज देते, तो आया, बीच में कौन सा अव्यय है? तो। बराबर, आगे देखते हैं, साल भर का खाता बंद करना है, अतः विवरण शीघ्र भेजिए। अतः, बीच में अतः शब्द आया। साल भर का खाता बंद करना है, अतः विवरण शीघ्र भेजिए। तो इस प्रकार दो अलग अलग वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य में दूसरी नोट है, कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप भी कर दिया जाता है, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय अदृश्य हो जाते हैं, उसे भी संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, दुनिया में रहने वाले रहेंगे, जाने वाले जाएंगे। दुनिया में रहने वाले रहेंगे, जाने वाले जाएंगे, और अव्यय का लोप हो गया है, तो हम लोग और लगा के जोड़ेंगे, दुनिया में रहने वाले रहेंगे और जाने वाले जाएंगे। क्या सोचा था, क्या हो गया? क्या सोचा था, पर क्या हो गया? पर शब्द, पर अव्यय का लोप हो गया है। काम किया है, पैसा तो लूंगा ही, काम किया है इसलिए, बीच में क्या आएगा? इसलिए, पैसा तो लूंगा ही। तो इस प्रकार संयुक्त वाक्य दो अलग अलग वाक्यों को और, किंतु, परंतु, इसलिए, पर जैसे समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर का वाक्य है मिश्र वाक्य। नोट देखते हैं, जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो फिर से, जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है और बाकी सब वाक्य गौण होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर से, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण, फिर से, प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है, प्रधान उपवाक्य जो होता है उसमें मुख्य कथन होता है, तथा जिसका समर्थन, पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य करता है। इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। उदाहरण देखते हैं, मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते, मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते। सेकंड नंबर, हिरन ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलंचो भरता है। चौकड़ी भरना, कुलंचो भरना यानी कि चौकड़ी भरना। हिरन ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलंचो भरता है। सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। पुरस्कार मिलने के साथ दूसरा उपवाक्य है, उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है। फिफ्थ वन, सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। तो इस प्रकार हमारे वाक्य के प्रकार में रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार, एक सरल या साधारण वाक्य, सेकंड नंबर संयुक्त वाक्य, थर्ड नंबर मिश्र वाक्य। तो हमारे तीनों वाक्य के प्रकार यहाँ पूर्ण हुए। अब हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो देखो, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सबसे पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? तो जवाब है, वाक्य
शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है उसे वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, वाक्य के घटक बताइए। प्रश्न नंबर 2, वाक्य के घटक बताइए। तो जवाब है, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। वाक्य में मुख्य रूप से उद्देश्य और विधेय दो घटक आते हैं। उद्देश्य में कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आ जाता है। विधेय के अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार का समावेश होता है। प्रश्न नंबर 3, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जवाब है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, इस उपवन में सुंदर फूल खिलते हैं। वाक्य में उद्देश्य और विधेय ढूंढिए। तो इस उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। इस वाक्य में सुंदर फूल, इस सुंदर फूल ये उद्देश्य है और सुंदर फूल ये उद्देश्य है। और इस उपवन में राउंड कटी में इस उपवन में खिले हैं ये विधेय है, ये उद्देश्य है। सुंदर फूल ये उद्देश्य है और इस उपवन में खिले हैं ये विधेय है। आगे देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। फर्स्ट वन, हाँ कितना सुंदर बच्चा है। ये वाक्य का प्रकार है विस्मयादि वाचक वाक्य। वाक्य का प्रकार मैं लिखती हूँ यहाँ पर, फर्स्ट वन विस्मयादि वाचक वाक्य। फर्स्ट वन विस्मयादि वाचक वाक्य। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर, एक गिलास दूध लाओ। सेकंड नंबर, एक गिलास दूध लाओ। देखो आज्ञा दी गई, लाओ मांगा है तो आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक। ओके बराबर। आगे नेक्स्ट वन, राम अयोध्या के राजा थे, है ना, विधानवाचक बराबर। थर्ड नंबर विधानवाचक। ओके थर्ड नंबर, राम अयोध्या के राजा थे, विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। आगे देखते हैं, वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, ये वाक्य में नकारात्मक बोध बताया। वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, नहीं थे नहीं आया तो निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। आगे देखते हैं, आप कहाँ रहते हो। देखो आप कहाँ रहते हो तो कहाँ है, लास्ट में प्रश्नार्थ चिन्ह है। आप कहाँ रहते हो तो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ओके आगे, आप कहाँ रहते हो प्रश्नवाचक वाक्य। 7 नंबर, शायद मुझे ही अहमदाबाद जाना होगा। शायद मुझे ही अहमदाबाद जाना होगा। 7 नंबर पहले ले लेते हैं। तो ये है संदेहवाचक वाक्य। शायद आया, संदेहवाचक वाक्य, शायद मुझे ही अहमदाबाद जाना होगा। हमारा 6th वन रह गया, एक वाक्य 6th वन। 6, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये है इच्छावाचक वाक्य। कौन सा वाचक, इच्छावाचक वाक्य। ओके नेक्स्ट वन, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। ये यदि वर्षा अच्छी हो 8 वन तो फसल भी अच्छी होगी। ये है संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य बराबर। आगे देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार लिखिए। फर्स्ट वन, रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार में फर्स्ट वन, घोड़ा टांगा खींचता है। घोड़ा टांगा खींचता है, घोड़ा टांगा खींचना।
ये है सरल वाक्य, सरल वाक्य। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, श्याम माखन चोर है इसलिए वह कहीं छिप जाता है। श्याम माखन चोर है इसलिए वह कहीं छिप जाता है। इसलिए आया, इसमें दो वाक्य अलग, एक और दो, इसमें बीच में इसलिए आया। तो ये है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? ये वाला संयुक्त वाक्य, ऐसा लिखते हैं, संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं थर्ड नंबर, हम लोग लेते हैं थर्ड नंबर। राकेश को बुखार आया इसलिए उसे अस्पताल भर्ती करवाया। इसलिए आया, यह है संयुक्त वाक्य। ओके, नेक्स्ट वन, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, यह है सरल वाक्य, सरल वाक्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वह बाजार गई और उसने फल खरीदे। फिफ्थ वन, वह बाजार गई और आया, बीच में देखो दो अलग अलग वाक्य के बीच में कौन आया? और समुच्चय बोधक अव्यय, तो यह है संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं, ऋषि कहते हैं कि सदा सत्य की विजय होती है। ऋषि कहते हैं कि सदा सत्य की विजय होती है। ऋषि के कहने का आधार सत्य की विजय होती है, ये ऋषि कहते हैं। तो ये है मिश्र वाक्य। ये वाक्य कौन सा है? मिश्र, ऐसा लिखते हैं, मिश्र वाक्य। आगे देखते हैं, आप दिल्ली कब आ रहे हैं? आप दिल्ली कब आ रहे हैं, ये है सरल वाक्य। एट नंबर सरल वाक्य, सरल वाक्य, 8 नंबर जो है सरल वाक्य। आगे देखते हैं, सही उत्तरों का चयन कीजिए। सही उत्तरों का चयन कीजिए। फर्स्ट वन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? आंसर 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आंसर है 3। ओके, नेक्स्ट वन, मनोज अध्यापक है, उद्देश्य छांटिए। मनोज अध्यापक है, उद्देश्य छांटिए। इसमें है मनोज, उद्देश्य क्या है? मनोज। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, गायत्री शिक्षिका है, विधेय छांटिए। गायत्री शिक्षिका है, इसमें विधेय है शिक्षिका है। गायत्री शिक्षिका है, इस वाक्य के अंदर शिक्षिका है, ये विधेय है। नेक्स्ट वन, 5 नंबर 5, इन वाक्य में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? 4 वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्य में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो आंसर है द, वह घर आता है और खाकर जाता है। इसमें और आया, 2 वाक्य को जोड़ा गया है और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करके। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर, इन वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? इन वाक्य में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? आंसर द, आंसर है द। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने का आधार जिन छात्रों ने परिश्रम किया। आगे 7 नंबर, भगवान आपका कल्याण करे, यह किस प्रकार का वाक्य है? भगवान आपका कल्याण करे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इच्छावाचक, कल्याण करने की इच्छा प्रकट की गई है। 8 नंबर, दादाजी स्वस्थ नहीं है, दादाजी स्वस्थ नहीं है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर नहीं है, नकारात्मक भाव बताया गया है, बराबर। वैसे दादाजी स्वस्थ नहीं है, निषेधवाचक वाक्य, दादाजी स्वस्थ नहीं है, यह निषेधवाचक वाक्य, नकारात्मक बोध बताया गया है। नेक्स्ट नंबर, आगे देखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा यहाँ पर स्वाध्याय के साथ वाक्य तथा वाक्य के प्रकार, ग्रामर का ये टॉपिक भी हमारा पूर्ण हुआ। ये सारे वाक्य तथा वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हमें अपनी हिंदी की ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।